नमस्कार। हमारा संविधान की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 105 आर्टिकल 105 पर, जो इस बात पर चर्चा करता है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के क्या पावर्स एंड प्रिविलेजेस हैं। मतलब जब तक कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होता है तब तक उनके पास क्या इम्यूनिटी, क्या प्रोटेक्शन, क्या प्रिविलेजेस हैं। सरल शब्दों में क्या उनके पास कोई स्पेशल राइट्स हैं? इस सब की जानकारी हमें मिलेगी आर्टिकल 105 को समझने से। अभी हाल ही में राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ जी को कांग्रेस प्रेसिडेंट और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 105 का हवाला देते हुए ये कहा कि उनकी जो स्पीच थी उसके कुछ भागों को हटा क्यों दिया गया, जबकि उन्होंने किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ कोई अपनी स्पीच में पर्सनल एलिगेशन या पर्सनल रिमार्क नहीं कहा था। कई बार ये देखा गया कि अलग अलग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ये सवाल उठाया गया कि जब जो सरकार में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके द्वारा ईडी का या सीबीआई का या इनकम टैक्स का उपयोग किया जाता है या उनका ये कहना होता है कि दुरुपयोग किया गया है, तो एक आर्ग्यूमेंट आता है कि वो उनके प्रिविलेजेस के अगेंस्ट में है। तो ये पूरा मामला है क्या? हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की क्या प्रिविलेजेस हैं? इसे समझने के लिए पहले देखते हैं आर्टिकल 105 की भाषा, और फिर मैं आपको समझाऊंगी कि अलग अलग कानूनों के तहत क्या प्रिविलेजेस दिए गए हैं भारत के संविधान के अनुसार मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को। सो आर्टिकल 105 रीड्स, एंड आई कोट, powers, privileges, etc. of the houses of parliament and of the members and committees thereof। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं या वो सदस्य जो कमिटियों में हैं उनके क्या क्या पावर्स और प्रिविलेजेस हैं। Article 105 subclause 1 reads, subject to the provisions of this constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of parliament, there shall be freedom of speech in parliament। देखिए आर्टिकल 105 अलग अलग भागों में डिवाइडेड है। आर्टिकल 105 सब क्लॉज 1 बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, मतलब पार्लियामेंट में जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो अपनी बात को बिना डर या खौफ के बोल सकते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि आर्टिकल 19 जो हम जानते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए भारत के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को एक फंडामेंटल राइट देता है, तो क्या आर्टिकल 105 सब क्लॉज 1 में जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है वो किसी अलग फुटिंग पे है? देखिए वो अलग फुटिंग पे तो नहीं है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, उनको भी अपनी बात रखने का उतना ही अधिकार है जैसे किसी और नागरिक को। फिर आर्टिकल 105 सब क्लॉज 1 में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका कारण ये है कि आर्टिकल 105 सब क्लॉज 1 में जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हो रही है वो लिमिटेड है हाउस ऑफ पार्लियामेंट के प्रिसिंग्स के अंदर। मतलब लोकसभा और राज्यसभा में जब कभी कोई बहस चलती है उस बहस के दौरान किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये डर ना रहे कि यदि मैं कुछ बोलूंगा या बोलूंगी तो मेरे खिलाफ में कोई कार्यवाही की जा सकती है। ये इंश्योर करने के लिए कि हमारा सांसद, हमारा पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा में फ्री एंड फेयर डिबेट हो सके, इसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को शामिल किया गया मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल 105 सब क्लॉज 1 में। अब देखते हैं सब क्लॉज 2। नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल, जो शब्द यूज हुआ है वो है शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और एनी कमिटी देयर ऑफ, and no persons shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of either House of Parliament of any report, पेपर, वोट्स और प्रोसीडिंग्स। यदि देखा जाए तो सब क्लॉज 2 को दो अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला ये कि वो कोई भी बात, कोई भी वोट, कोई भी एक्शन जो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्लोर ऑफ द हाउस पे करता है, पार्लियामेंट में करता है, मानिएगा कि कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ में या किसी के सपोर्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोट करता है और कोई व्यक्ति एलिगेशन लगाता है कि आपने तो पैसे लेकर जो है वो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का समर्थन किया है या इसका ऑपोजिशन किया है, तो क्या इसके खिलाफ में कोई एक्शन लिया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि शब्द क्या है कि यदि पार्लियामेंट
का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोसीडिंग्स को लेकर, किसी भी एक्शन को लेकर, वोट करने को लेकर या कोई बात कही गई को लेकर कुछ भी कृत्य करते हैं पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, तो उनके खिलाफ में किसी भी कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती। और दूसरा ये कि जो कोई भी पब्लिकेशंस होते हैं कोर्ट के, मानिएगा कि कोई रिपोर्ट आती है, कोई कमिटी है, कोई पेपर है, किसी मुद्दे पर एक कमिटी का गठन होता है, उससे उसकी राय मांगी जाती है, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमिटी का गठन किया गया है। अभी वो ये कमिटी ये बात कहती है कि पूरे देश में एक ही इलेक्शन होना चाहिए। हमें पता है कि ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर की बात होगी या उनकी आइडियोलॉजी से समर्थन का बात होगा। तो क्या ऑपोजिशन के मेंबर्स ये कह सकते हैं कि ये कमिटी मेंबर्स जो हैं इन्होंने कहीं ना कहीं पैसे ले देकर या कुछ ना कुछ गड़बड़ कर या किसी और बायस के चलते अपना व्यू दिया है? जी नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि ये एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का हिस्सा है और इसलिए उसके मेंबर्स जो कमिटी का फॉर्मेशन करेंगे उनके खिलाफ में किसी भी प्रकार की कोई प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती। तीसरा, इन अदर रिस्पेक्ट्स, मतलब बाकी मामलों में, द पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज of each house of parliament and of the members and committees of each house shall be such as may from time to time be defined by parliament by law, and until so defined shall be those of that house and of its members and committees immediately before the coming into force of section 15 of the constitution 44th amendment act 1978। मतलब ये तीसरा सब क्लॉज आर्टिकल 105 का कहता है कि पार्लियामेंट इस पर कानून बना सकता है कि और क्या क्या पावर्स, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज होंगी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए। और इस पर पार्लियामेंट ने काफी सारे लॉज बनाए भी हैं जिनकी मुख्य बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगी। तो इसमें साफ साफ कह दिया गया कि ये प्रोटेक्शन तो है ही। क्या? पहला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कोई भी बात अपने फ्लोर पे रखते हैं तो आपके खिलाफ में एक्शन नहीं हो सकता। दूसरा, यदि आप किसी भी प्रकार से वोट करते हैं तो उसको लेकर आपके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तीसरा, कि यदि किसी भी प्रकार के पब्लिकेशन होते हैं, कोई रिपोर्ट का, कोई कमिटी की संगठन जो कोई अपनी कोई पेपर देता है या किसी भी प्रकार का पब्लिकेशन, उसमें क्या कहा गया है या क्या नहीं कहा गया है, इसके लिए भी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे कोई एक्शन नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद भी क्या प्रिविलेजेस, क्या इम्यूनिटी, क्या प्रोटेक्शन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को देना है, इसके लिए पार्लियामेंट कानून बना सकता है। क्या कानून बनाया है, मैं उस पर 1 मिनट में आती हूं, लेकिन पहले जल्दी से देख लेते हैं सब क्लॉज 4। द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 1, 2 एंड 3 shall apply in relation to persons who by virtue of this constitution have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of a house of parliament or any committee thereof as they apply in relation to members of parliament। हम संविधान में देखते आ रहे हैं कि कुछ अलग अलग सीनियर मेंबर्स को कई बार ये ऑप्शन होता है कि वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ लोकसभा या राज्यसभा की बैठक में ना सिर्फ शामिल हों लेकिन अपनी बात भी रख सकें। फॉर एग्जाम्पल, जो इंडिया के संविधान के अनुसार से सबसे हाईएस्ट लीगल ऑफिसर हैं, अटॉर्नी जनरल, उनके पास ये अधिकार है कि वो लोकसभा और राज्यसभा में सम्मिलित हो सकते हैं, प्रोसीडिंग्स में टेक पार्ट ले सकते हैं। तो यदि ऐसे कोई भी व्यक्ति जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की तरह उसकी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके पास भी वही प्रोटेक्शन होगा जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के पास होगा, उन्हें भी वही इम्यूनिटीज दी जाएंगी। अब सवाल है कि ऐसी क्या अलग अलग प्रोटेक्शन और प्रिविलेजेस हैं जो पार्लियामेंट ने कानून के द्वारा दिया गया है। देखिए, एक बात पहले समझ लीजिए, प्रोटेक्शन के लिए ये दिखाना जरूरी है कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या आप आर्टिकल 105 सब क्लॉज 4 के अनुसार कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। दूसरी बात, जैसे ही आप अपनी सदस्यता खोते हैं, ये सारे पावर्स और प्रिविलेजेस जिनका मैं अभी वर्णन करूंगी ये खत्म हो जाएंगे। मतलब ये प्रिविलेजेस तभी तक हैं जब तक कि आप लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हैं। एक बार आप मेंबर नहीं रहते तब आपके पास ये प्रिविलेजेस और प्रोटेक्शन नहीं है। एक बात और ध्यान रखिए कि जो प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स की बात है, इस पर भारत में अभी भी कोई कॉम्प्रिहेंसिव कोड नहीं है। आर्टिकल 105 ने कह दिया कि पार्लियामेंट कानून बना सकता है, पार्लियामेंट ने कुछ कानून बनाए भी हैं, कुछ कुछ रूल्स हैं लोकसभा और राज्यसभा के जिससे भी कुछ प्रोटेक्शन और इम्यूनिटी दी जाती है, और ऑफ कोर्स इस पे जुडिशियल जजमेंट्स भी हैं, कुछ पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस भी हैं, लेकिन एक प्रॉपर कोड नहीं है कि जहां पे यदि आप मुझसे पूछें कि दीदी हमें ये समझना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या इम्यूनिटीज हैं, वो सारी एक जगह बता दीजिए, तो उनका एक कोई कॉम्प्रिहेंसिव कोड अभी तक नहीं बना है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि पार्लियामेंट ने क्या मुख्य तौर पर
प्रोटेक्शन जो है वो दिए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सिविल केसेस में इम्यूनिटी है कि जब तक वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं तो सेशन पार्लियामेंट का शुरू होने के 40 दिन पहले तक और खत्म होने के 40 दिन बाद तक उनके ऊपर कोई सिविल केस नहीं दायर किया जा सकता। ये प्रोटेक्शन उन्हें क्रिमिनल केसेस के लिए नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल केसेस हम जानते हैं सिविल केसेस से इस मामले में अलग है कि सिविल केस दो व्यक्तियों के बीच में कोई लड़ाई होती है, मानिएगा कि मैरिज से संबंधित, मतलब फैमिली लॉ से संबंधित या प्रॉपर्टी से संबंधित। क्रिमिनल लॉस का मतलब है कि जब आप स्टेट के अगेंस्ट में है, मानिएगा कि आपने किसी व्यक्ति का, आपके ऊपर मर्डर का इल्जाम है, तो क्रिमिनल मामले में जहां पे पूरा स्टेट इन्वॉल्व है, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, किसी व्यक्तियों के बीच में सिर्फ लड़ाई नहीं है, वायलेंस ना हो, इसमें स्टेट का भी इंटरेस्ट है, तो क्रिमिनल मामलों में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए प्रोटेक्शन नहीं होती। मतलब उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए उनके ऊपर क्रिमिनल केस चलाए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी अरेस्ट किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फ्लोर पर नहीं किया जा सकता। मतलब ये नहीं मानिएगा कि कोई लोकसभा का मेंबर जो है वो लोकसभा में बैठा हुआ है और कोई बैठक है तो पुलिस आके उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती। जब वो लोकसभा के, राज्यसभा के बाहर जाएंगे तभी उनको गिरफ्तारी किया जा सकता है। तीसरी बात, यदि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ में किसी भी प्रकार का अरेस्ट वारंट आता है, उनकी गिरफ्तारी होती है, उनका रिलीज होता है, तो ये जानकारी लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन को तुरंत दिया जाना बहुत जरूरी है। मतलब यदि लोकसभा या राज्यसभा के किसी मेंबर के खिलाफ में कोई क्रिमिनल एक्शन हो रहा है तो उसकी पूरी जानकारी जो है वो हाउस के पास, सदन के पास होना बहुत बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये कि कोई भी यदि नया व्यक्ति है जिसे उस जो चर्चा चल रही है, यदि सदन को ये लगता है कि इस व्यक्ति का यहाँ पर इस समय बैठना ज़रूरी नहीं है, हम जानते हैं कि एक गैलरी होता है जहाँ पे दर्शक लोग भी बैठ सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट पर किसी भी स्ट्रेंजर को उस सदन की मीटिंग से बाहर निकाला जा सकता है। ये इम्यूनिटी या ये प्रोटेक्शन भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के पास है, ताकि यदि किसी डिस्कशन की गोपनीयता बनाई रखने की आवश्यकता है तो उस पर कोई असर ना पड़े। इसके बाद यदि हम देखें कि यदि कोई भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, कोई सीक्रेट मीटिंग करना चाहता है तो ये भी पावर है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का कि वो एक सीक्रेट मीटिंग बुलाएं और इस बात का इंस्ट्रक्शन दें कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो किसी को भी बाहर जाके इसके बारे में नहीं कहेंगे। तो मोटे मोटे तौर पर ये समझा जाए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि आप हैं तो आप एक तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन पर हैं, और ऐसे में आपके पास कोई अलग से, आपको कोई एक अलग लेवल पे या ओहदे पे नहीं रखा जा रहा, लेकिन ये इंश्योर किया जा रहा है कि आपको किसी सिविल केस में आसानी से ना फंसाया जाए, उसके लिए कुछ प्रोटेक्शन है। क्रिमिनल केस चलाया जाए तो आपको सदन से ना उठाया जाए और उसकी सारी जानकारी जो है वो सदन के पास हो। अब सवाल ये है कि जब हम कहते हैं कि कोई क्रिमिनल केस ना चलाया जाए, तो अभी हमने हाल ही में देखा कि राहुल गांधी जी को जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तब भी उनके पास ईडी के बार बार समन्स आए और उन्हें ईडी ने बहुत लंबे इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व किया, उनके साथ चर्चाएं करी, डिस्कशन किया, डिबेट किया जो घंटों चला। तो क्या ये उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के प्रिविलेज के खिलाफ नहीं है? अब इस पर दो मत हो सकते हैं, लेकिन बार बार ऑपोजिशन ये एक आर्ग्यूमेंट लेकर आता है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड जो है वो कहीं ना कहीं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस के खिलाफ है। और दूसरा व्यू ये होता है कि आपके ऊपर क्योंकि क्रिमिनल केसेस के लिए कोई इम्यूनिटी नहीं है, तो कोई भी इस प्रकार की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो अपना काम कर सकती हैं। अब इनका पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है या फिर इनका इस्तेमाल होना जरूरी भी है ताकि मेंबर्स चेक में रहें, इस पर क्या व्यू है, ये कौन पॉलिटिकल पार्टी है, क्या मत है, क्या मामला है, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा निर्भर करता है और चेंज हो सकता है। बहरहाल क्रिमिनल केसेस के लिए कोई इम्यूनिटी नहीं है, सिविल केसेस के लिए इम्यूनिटी है, और उसके बाद इस प्रकार के पावर्स की आप फ्लोर पे, लोकसभा या राज्यसभा पे यदि कुछ भी डिबेट करते हैं तो आपके पास फ्रीडम है। फिर ऐसा क्यों होता है कि स्पीकर या चेयरमैन अलग अलग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ये बोल देते हैं कि आपकी स्पीच का ये वाला पार्ट नहीं जाएगा? यदि स्पीकर को लगता है कि आप जो बात कह रहे हैं उससे साफ साफ किसी की मानहानि होती है तो वो आपसे कह सकते हैं कि आप एविडेंस दिखाइए, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। ऑफ कोर्स इसका भी कई बार पॉलिटिकल यूज किया जाता है, तो आप अपनी स्पीच में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि आप किसी के रेपुटेशन पे सीधा सीधा आघात करें। लेकिन चूंकि सभी लोग पब्लिक आई हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, इसलिए इसका यार्डस्टिक काफी हाई होता है कि आसानी से कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि अरे आपने मेरे खिलाफ में लोकसभा में कुछ कह दिया तो जो है मैं आपके ऊपर केस ठोक दूंगा या डेफेमेशन का सूट कर दूंगा। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो एम्बिट है उसे काफी वाइड रखा गया है। इसके बाद भी
कब किसकी स्पीच का कौन सा पार्ट हटाया जाता है और स्पीकर और चेयरपर्सन इस पे चैलेंज करने के बाद भी मानते हैं नहीं मानते हैं, ये पूरी लीगल प्रोसेस नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है। लेकिन संविधान की ये मंशा कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनको प्रिविलेजेस दी जाए और उन्हें लिख दिया गया आर्टिकल 105 में। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।